हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे और अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो हम विस्थापन और दूरी देख चुके थे, ठीक है, उसकी परिभाषा देख चुके थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चाल क्या होता है या गति का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, एक समान चाल, असमान चाल, या गति की एक समान गति या असमान गति, ये सब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में आखिर अंतर क्या होता है। तो हमारी हेडिंग है दूरी व विस्थापन में, दूरी व विस्थापन में अंतर, या ऐसे बोल सकते हैं तुलना, लेकिन अंतर, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप देख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट की आपको स्पेलिंग आती है, ये चीज़, ठीक है। अब इसमें हम पहले पॉइंट की अगर बात करें तो हमें एक चीज़ पता है कि जो दूरी होती है, दूरी अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, दूरी अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, मार्ग पर निर्भर करती, अरे भैया, करती है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे परंतु विस्थापन नहीं, परंतु विस्थापन नहीं। कहने का मतलब है कि विस्थापन मार्ग के ऊपर या अपनाए गए मार्ग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यह प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ये कहानी कुछ समझ में आ रही है। हम बोलते हैं कि जो दूरी होती है वो अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन जो होता है यह अपनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता, यह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। कहानी कुछ समझ में आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड की। हम ये कहते हैं कि दूरी विस्थापन से, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, ये सब हम समझे थे, दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। यह बड़ा या बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके आगे की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे थर्ड पॉइंट में कि दूरी कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी भी आपको कंपैरिजन करने को आ जाए, तुलना करने को आ जाए कि आप दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, आप चाहें तो दो तरफ लिख सकते हैं, या चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक तरफ दूरी लिख दीजिए, दूसरे तरफ विस्थापन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आप इस चीज़ को समझ जाइए
कि दूरी अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है परंतु विस्थापन नहीं, यह प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। जैसा कि आपने देखा कि एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है, पिछले लेक्चर में देखा था। मान लेते हैं कि आप ऐसे गए, इस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, तो ये आपको दूरी बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विस्थापन क्या होगा, तो आप तुरंत ए से बी मिला देंगे और ये आपको बता देगा विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये बताएगा, ठीक है। तो विस्थापन की बात करें तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, अगर दूरी की बात करें तो जो एक्चुअल पाथ है उसकी लंबाई ही दूरी बताएगी। दूसरे की बात करें तो दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। ये हमने देखा था कि जो दूरी और विस्थापन होगा, दूरी और विस्थापन की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताया था कि दूरी हमेशा इससे बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है। लेकिन बराबर किस कंडीशन में हो सकता है कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, मान लीजिए ये P है और ये Q है, आप सीधे गए यहाँ से यहाँ तक, बस जब आप जब P से Q गए तो आप कहेंगे कि यही दूरी भी है और यही आपका विस्थापन। तो आपसे जो भी पूछे दूरी या विस्थापन आप बता देंगे। कहानी कुछ समझ में आई? तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया। कहते हैं कि दूरी कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती परंतु लेकिन विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय में इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये ध्यान है तो आप ज़रूर इसे बता पाएंगे। लेकिन जो थर्ड पॉइंट आपको बताया गया ना, ये ज़रूर आप ज़रूर याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट को कौन याद रखेगा? पहले पॉइंट को आप ही याद रखेंगे, ओके। हाँ जी, चलिए अब हम ना इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक का ही है। अब हम आपको पेज नंबर बताते हैं। पेज नंबर आपका 1110 है, पेज नंबर 110 है। 110 पे क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ठीक है। वो जो प्रश्न होगा बुक के अंदर, प्रश्न में ही ये होगा। चलिए पहला देखते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। चलिए समझाते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु के द्वारा दूरी तय की गई है। मान लीजिए कि ए ये आपका घर है, ठीक है। घर से आपका ये स्कूल है, तो इस घर से गए स्कूल, लेकिन स्कूल से फिर घर आ गए, ठीक है। घर से कहाँ गए? स्कूल गए, और स्कूल से फिर कहाँ आ गए? घर पे। तो आप कहेंगे कि देखिए, आप मान लीजिए चाहे जैसे भी गए, आप ऐसे ही गए हैं लेकिन फिर ऐसे ही आ गए हैं यहीं पे, तो आपका विस्थापन क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है ना, बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है उसी को अपन विस्थापन बोलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से चले और अगेन उसी बिंदु पर आ गए तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं दूरी की बात कर ले तो दूरी होगा। अगर मान लीजिए ए से एस तक की दूरी मान लीजिए कि आपका 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर है। तो आप गए और फिर आए, तो आप 2 किलोमीटर गए फिर 2 किलोमीटर आए, तो यहाँ से अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी आपका 4 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर यहीं पे विस्थापन की बात करेंगे तो अगर विस्थापन की बात करें तो देखिए, आप ए से एस गए, एस से ये आए, तो आप जितना गए हैं उतना आए भी हैं ना, जितना गए हैं उतना आए भी हैं। तो यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अब लेवल हम इंक्रीज करवा रहे हैं। अगर इधर को आपने पॉजिटिव मान लिया है, धनात्मक, तो उसके विपरीत दिशा में आपको निगेटिव यानी ऋणात्मक मानना पड़ेगा। और ये तब यूज करते हैं जब सदिश राशि का केस होता है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। थोड़ा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम कहते हैं कि सदिश राशि के केस में अगर आप इधर जा रहे हैं और इसको धनात्मक ले लिया तो इधर आने को ऋणात्मक आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक गए फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो 2 प्लस में जब इधर गए तो प्लस लिया, फिर जोड़िए
प्लस, अब इधर वापस आए हैं तो इधर आने वाले को -2 लेंगे, तो ये +2 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया 0। आप इस चीज़ को समझ गए। इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझ लीजिए। आप बॉलिंग करते हैं, सामने बैट्समैन है, उसने बॉल को मारा, आपने गेंद फेंकी, बॉल मारा, आपके हाथ में आ गया। तो गेंद कहाँ से चली थी, आपके हाथ से ही आया, कहाँ हाथ में ही, तो फिर उसका विस्थापन कितना हो जाएगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें हम आपको थोड़ी एक बात और समझा देते हैं। मान लीजिए आप ना गए ए से स्कूल गए, ठीक है, और आपके दोस्त का घर बीच में पड़ता है, तो ये दोस्त का घर है, तो दोस्त के घर पे आप रुक गए। मान लीजिए कि दोस्त का घर 1 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप जब यहाँ पहुँचे हैं अपने दोस्त के घर, तो आप तो पहले स्कूल गए, छुट्टी हुआ तो दोस्त के घर चले गए, तो आप बताइए कि दोस्त के घर तक पहुँचे तो आपका विस्थापन और आपकी दूरी, आपके द्वारा तय की गई दूरी। तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो आप खुद बताइए, आप ए से एस तक कितना चले थे 2 किलोमीटर, फिर वापस कितना आए 1 किलोमीटर, तो ओवरऑल कितना हो गया 3 किलोमीटर। देखिए दूरी की बात करें तो दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशियों में आप पॉजिटिव निगेटिव का खेल नहीं खेलते हैं। पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यानी धनात्मक लेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे हम आपसे पूछ दें कि आप बताओ विस्थापन कितना होगा, तो देखिए आप अपने यहाँ से स्कूल चले थे तो कितना चले थे 2 किलोमीटर प्लस में, फिर प्लस वापस कितना है 1 किलोमीटर, तो इधर को आए हैं ना, तो ये -1 होगा, तो यहाँ से 2 माइनस प्लस -1, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। यानी कि विस्थापन जब पूछेगा तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, मान लीजिए आप यहाँ से चले थे, यहाँ से ए से चले थे और घूम घाम के फिर से ए पर आ गए और आपसे पूछा गया विस्थापन कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि इस केस में विस्थापन जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से चले थे यहीं पर आ गए, तो यहीं से यहीं की दूरी कितनी होगी 0, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसने बोला था उदाहरण के थ्रू बताइए, उदाहरण भी आप समझ गए, ठीक है। चलिए इसी में अब सेकंड की बात करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है जरा ये देखिए, हमसे ये बोल रहा है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। ओके, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए यार, जैसे एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, ये एक वर्गाकार खेत है और एक किसान ए से चलता है बी और बी से चलता है सी, मतलब वो अपने खेत ना ऐसे जाता है घूमते घूमते, जहाँ से चला था वहीं पे आ जाता है। तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर, ये भी, अरे वर्गाकार बोला है तो वर्गाकार में सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है बराबर, तो 10-10 मीटर है। तो टोटल अगर दूरी की बात की जाए तो टोटल यहाँ से चला था और यहीं से घूम घाम के फिर से यहीं आ गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी आपकी हो जाएगी 40 मीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 40 मीटर जो दूरी तय कर रहा है वो 40 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब समझिएगा 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, बोल रहा है कि ये जो था ना, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक एक चक्कर आने में जो समय लग रहा है, इसको अब हटा दे रहे हैं, ये समझिए, एक चक्कर आने में समय लग रहा है 40 सेकेंड। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है 40 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 40/40 यानी कि 1 मीटर। यानी कि हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में जो दूरी तय की जा रही है वो 1 मीटर दूरी तय की जा रही है। 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की जा रही है 1 मीटर। कहानी को आगे समझिए,
बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा। 2 मिनट 20 सेकेंड। अब जरा समझिए, 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे। तो 2 मिनट में कितना 120 सेकेंड होगा। अरे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और हाई प्लस 20 है, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे 140 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी को ज़रा समझिएगा। ठीक है, हम आपको ये केवल दूरी दूरी का खेल बता रहे थे, लेकिन यहाँ विस्थापन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 40 सेकेंड में विस्थापन क्या हो जा रहा है, 0। अब थोड़ा सा ना समझिएगा इस चीज़ को। 40 सेकेंड में 0 हो जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, विस्थापन की। किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन की। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से चल रहे हैं और यहीं पर आ जा रहे हैं, और ये समय लग रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, हम कहेंगे कि 140 सेकेंड में हम कितना विस्थापन करेंगे। पहली बात ये है कि एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड। तो अब ज़रा इससे डिवाइड करें तो 40 से 140 में, तो 140 से जब 40 से डिवाइड करेंगे 140 में तो क्या आएगा, ज़रा ऐसे समझिएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि 0 से 0, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सते 14। ठीक है, ये आएगा। काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो ये आ गया 3.5। अच्छा, ये स्पीड आई है ना, स्पीड आई है। ऐसे मत करिए, एक काम ऐसे करिए, यहाँ पर समझिए, इससे ज़्यादा आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। 140 सेकेंड को ज़रा बांटिए तो 40 के हिस्से में, तो देखिए 40 फिर प्लस 40 फिर प्लस 40, तो ये बताइए कितना हो गया। आप कहेंगे कि एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, मतलब 120 सेकेंड में कितने चक्कर करेगा, 3 चक्कर। तो यहाँ से चला था, एक चक्कर पूरा किया, 40 सेकेंड लगा। फिर यहाँ से चला था, एक चक्कर किया, 40 सेकेंड लगेगा। यहाँ से चला था, यहाँ आया, 40 सेकेंड लगा। आप बताइए 3 चक्कर में उसका विस्थापन कितना हो गया, 0। 3 चक्कर में विस्थापन कितना हो गया, 0। बात समझ में आ रही है। 3 चक्कर का मतलब यहाँ से यहाँ आया तो विस्थापन कितना हो गया, 0। 3 चक्कर में विस्थापन 0, और कितना बचा है, 20 सेकेंड और बचा है। 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा और कितना चक्कर करेगा, आधा चक्कर। 20 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से ये यहाँ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 20 मीटर। तो 20 मीटर कौन सा, एक ये 10 मीटर और फिर ये 10 मीटर, हो गया ना 20 मीटर। अब हम सारी चीज़ों को इरेज करते हैं, मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप ये बताओ कि यहाँ से चला था, यहाँ पर पहुँचा है, तो क्या आपको बताना क्या है, विस्थापन। और विस्थापन में क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी है यही आपको विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, यही आपको विस्थापन बताएगा। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, बिल्कुल याद होगा, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है। आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि आपको फॉर्मूला याद है कि AC का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, अगर हम AB की बात करें तो ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस BC की बात करें तो ये भी 10 है, 10 का स्क्वायर, ये आपका AC का स्क्वायर आता है। AC का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाता है 200, यानी AC बराबर कितना आ जाएगा, √200, यानी 2 × 100 आप ये लिख सकते हैं।
100 का वर्गमूल, अगर इसका 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ये √2 अंदर बच जाएगा तो इतना मीटर। यानी कि हम ये कहेंगे कि 140 सेकेंड में जो उस आदमी का विस्थापन होगा, किसान का विस्थापन होगा, वो 10√2 मीटर होगा। विस्थापन कितना होगा 10√2। अगर कहीं आपसे दूरी पूछ देता तो आप बताओ क्या बताते? आप कहते कि 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है 40 मीटर, 40 सेकेंड में 40 मीटर, 40 सेकेंड में 40 मीटर, 20 सेकेंड में 20 मीटर, तो ओवरऑल कितनी दूरी तय करता है 4 4 दूनी 8, यानी 40 40 80 120 140, यानी कि 140 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय करता अगर दूरी पूछता तो। लेकिन पूछा है विस्थापन, तो विस्थापन कितनी तय करेगा 10√2 मीटर। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणे √2 का मतलब 1.414, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14.14 मीटर आएगा। यानी कि इतनी दूरी इतना विस्थापन होगा। कहानी समझ में आ रही है? देखिए इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बस चीज़ों को ना समझना था आपको। आप अगर इसे समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। इसी वजह से हमने आपको एक्सप्लेन किया है इसे, ठीक है। चलिए अब जरा आगे की कहानी समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, देखिए थर्ड में हमसे ये बोल रहा है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। ये हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें कि यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन की बात हो रही है, यह शून्य नहीं हो सकता। तो पहले अगर की बात करें तो ये गलत बात है, शून्य तो बिल्कुल हो सकता है। आप बात कर रहे थे जैसे बैट्समैन और बॉलर की, तो बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन यहाँ था, बैट्समैन ने बॉल मारी और बॉलर के हाथ में अगेन गेंद आ गई, तो गेंद जहाँ से चली थी वहीं पे आ गई, मतलब विस्थापन क्या हो गया 0। आप यहाँ से मान लीजिए घर है, ये स्कूल है, घर से चले स्कूल, स्कूल से फिर घर आ गए, विस्थापन कितना हो गया 0। तो विस्थापन 0 नहीं हो सकता है, ये गलत है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। क्या विस्थापन दूरी से अधिक होता है? आपने देखा नहीं होता है, इसीलिए आप कहेंगे कि सेकंड भी क्या है गलत है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं। आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, और समझ गए आप। तो देखिए ध्यान से करिएगा, और आप मात्र इतना ही कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से बता लोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम गति की, ठीक है, कि गति कितने प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे हेडिंग गति के प्रकार। देखिए अगर हम गति की बात करें, मतलब ये टाइप्स ऑफ मोशन ये बोला जाता है, टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। तो अगर हम गति के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक समान गति, एक होता है आपका एक समान गति, दूसरा होता है आपका असमान गति, दूसरा होता है आपका असमान गति। एक होता है एक समान गति और दूसरा असमान गति। एक समान गति को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ये बोला जाता है, ठीक है। और असमान गति को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे थोड़ा सा आप इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये बोला जाता है। तो एक समान गति को यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर आप समझिएगा एक समान गति कब होगी और असमान गति कब होगी। हम ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु, आप ना इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वस्तु की गति को बोलते हैं एक समान गति। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान गति तय करता, असमान दूरी तय करता है,
सॉरी, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को कहते हैं असमान गति। असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि किसी वस्तु के गति का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो हमारी हेडिंग है कि किसी वस्तु के गति का निर्धारण, किसी वस्तु के गति का निर्धारण, किसी वस्तु के गति का निर्धारण तीन तरीके से किया जाता है। तीन तरीके से किया जाता है। किसी वस्तु के गति का निर्धारण हम तीन तरीकों से करते हैं। हम पहला तरीका समझते हैं। पहला होता है चाल, जिसको बोलते हैं स्पीड। अगर किसी वस्तु के पास स्पीड है यानी कि चाल है तो हम कहते हैं गति की अवस्था में वस्तु है। दूसरा होता है वेग। वेग को बोलते हैं अपन वेलोसिटी। वेलोसिटी, हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु के पास वेग है मतलब वस्तु गति की अवस्था में है। तीसरा होता है त्वरण। त्वरण, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु के पास एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है मतलब वस्तु गति की अवस्था में है। मतलब वस्तु गति की अवस्था में है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए अपना टारगेट तो आज थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फ़िलहाल आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में चीज़ों को थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट है। तो इसके आगे का टॉपिक जो होगा हम इसी के बारे में बात करेंगे और आप ये देखेंगे चाल, वेग और त्वरण, ये बेसिक सी इसकी डेफिनीशन होगी। इसके बारे में जो परिभाषाएं, फॉर्मूले निकल के आएंगे उनको अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप एकदम से जो भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से कवर करिए, अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। फिर जब हम आगे मूव करेंगे तो आगे इसके बारे में बहुत सारी बातें अभी जानने को बाकी हैं। आप ऐसा मानिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, या जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, ये फिजिक्स का बेसिक होता है। मतलब आप 9th में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ओपन हो जाता है, आप चीज़ों को सीखने लगते हैं। जब 10th में जाते हैं आप और चीज़ें देखते हैं। जब 11th 12th में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसी को वहाँ पर थोड़ा मतलब बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी आप बच्चे हैं तो आपको बेसिक सी चीज़ें ही सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और कमेंट भी करिए। कोई बात है आपको अच्छी लगती है तब भी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तब भी आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।